दरवाजा बंद करिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग मानव भूगोल से संबंधित उसी की जो सब शाखाएं हैं ना, मानव भूगोल की जितनी भी शाखाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं शाखा में से एक शाखा हम लोग लेते हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक, उन्हीं में से क्या करते हैं, एक शाखा का अध्ययन करेंगे हम लोग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। कई शाखाएं आपकी पाई जाती है, जैसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी मानव भूगोल की शाखा है, उसी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आ जाता है, फिर आपका रिसोर्स ज्योग्राफी आ जाता है, उसी में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी आएगा आपका। ठीक, और इसके अलावा आपका जो है परिवहन भूगोल से रिलेटेड ये आपका आ जाता है। उसी में आपका नगरीय भूगोल भी आता है और ग्रामीण भूगोल, ये सब है। ये सब क्या है, इसी की शाखाएं हैं, सब मानव भूगोल की है। ओके, और इन्हीं में से एक शाखा लेते हैं आज हम लोग, जनसंख्या भूगोल। उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल की बात करें हम लोग, तो ये मानव भूगोल की एक सबसे नवीनतम शाखा में आती है। ये किस में आती है ये, तो उत्तर क्या बताएंगे आपके, ये नवीनतम। नवीनतम की तुलना करें हम लोग कि जब भूगोल में मात्रात्मक क्रांति का आरंभ हो रहा था 1950 के दशक में, 1950 के दशक में मात्रात्मक क्रांति, मात्रात्मक क्रांति का क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है। या ये कह सकते हैं कि इसी समय देखिए प्रारंभ होता है भूगोल में प्रत्यक्षवाद से रिलेटेड। भूगोल में किसका है, पॉजिटिविज्म की विचारधारा आती है, प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद। और इसी समय एक और विचारधारा आती है, इसी के आसपास है, कि अपवादवाद। कौन सी है, अपवादवाद। ठीक है, ठीक। अपवादवाद की देखिए जो विचारधारा आती है, ये किसके द्वारा है, शेफर की एक पुस्तक आती है, शेफर की एक पुस्तक, भूगोल में अपवादवाद। क्या पुस्तक का नाम है, भूगोल में एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस पे कि किसके, यानी किसके द्वारा ये लिखी गई है, तो उत्तर क्या बताएंगे, शेफर के द्वारा ये लिखी जाती है। ये फिर बात आती है, जो पुस्तक जो लिखी गई थी, ये क्यों लिखी गई थी। कोई ना कोई कारण जरूर था, क्योंकि ये दौर है, उस समय का दौर है जब पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। हार्टसॉन की विचारधारा, हार्टसॉन की जो पुस्तक आती है, पर्सपेक्टिव और नेचर ऑफ ए ज्योग्राफी आती है। नेचर ऑफ ए ज्योग्राफी, तो ये अपने चरमोत्कर्ष पे आ रही है। ये सब इसके प्रारंभिक समय की बात है, 1952-53 की ही बात है ये। ठीक है ना, ये सब क्या हो रहा है कि भूगोल में ये सारे लक्षण देखने को मिलता है, यानी भूगोल का एक रुख है, क्या है, दूसरी तरफ यानी मुड़ जा रहा है यहाँ पे। ठीक, तो अपवादवाद की जो विचारधारा है, शेफर की है, पुस्तक है, का नाम क्या है, भूगोल में अपवादवाद। क्वेश्चन आए हुए हैं अभी आपके। फिर ये क्यों आती है, तो हार्टसॉन की जो पुस्तक आती है, पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक ना, तो इसी के विरोध में ये लिखी जाती है ये। ठीक, इसी के विरोध में ये लिखी गई है ये। ठीक, और इसी समय देखिए क्या हो रहा है कि एक नवीनतम शाखा के रूप में
मानव भूगोल में आपका जन्म होता है किसका? जनसंख्या भूगोल का आता है 1953 में। 1953 में क्या हो रहा है कि इसका एक नवीनतम शाखा के रूप में जन्म हो रहा है। और जन्म होने देने वाले कौन है? त्रिवार्था महोदय। नाम सुना है कि नहीं इसका? त्रिवार्था है ना। हाँ, क्लाइमेट में भी इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, त्रिवार्था से रिलेटेड। जलवायु का वर्गीकरण है इनका, ठीक है। त्रिवार्था का जलवायु का वर्गीकरण है। किस पर आधारित था त्रिवार्था का जलवायु का वर्गीकरण? तो उत्तर क्या बताएंगे? कोपेन पर ही आधारित था पूरा वो। कोपेन की जो विचारधारा थी वो और त्रिवार्था की विचारधारा 80% दोनों में सिमिलरिटी खाती है, तो कोई इसमें से ज्यादा अंतर नहीं है। और इस प्रकार देखिए त्रिवार्था की जो विचारधारा होती है कोपेन की क्या होती है? और ज्यादा उसको बढ़ा देती है लोकप्रियता। यही कारण है कि सबसे प्रमुख जो अगर पूछा जाए जलवायु का वर्गीकरण किसका है तो क्या बताएंगे? कोपेन का कहा जाता है फिर, क्योंकि इनकी विचारधारा क्या उसी पर आधारित है ये। तो वही है। तो उन्होंने क्या किया है कि जनसंख्या से रिलेटेड त्रिवार्था ने 1953 में क्या है इसको एक नवीन शाखा के रूप में प्रदान करते हैं, या ये कह सकते हैं पॉपुलेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से लागू करते हैं ये क्रमबद्ध के रूप में। यानी ये क्या करते हैं? जनसंख्या भूगोल को, ऐसी बात नहीं उससे पहले भी आती थी है ना, लेकिन वैसे क्या टूटे फूटे के रूप में आती है। कोई कुछ कह दिया ठीक है डाटा की बात, अच्छा जनसंख्या होता है, लेकिन एक बात आई कि क्रमबद्ध रूप की अगर बात किया जाए तो कब लागू हो रही है आपकी? 1953 में। क्रमबद्ध का देखिए मतलब क्या होता है कि जैसे आपका टेस्ट की बात आई, चलिए आया कभी मन में हो चुका हो गया तो ठीक है आपका टेस्ट हुआ, ये तो आपका वैसे हो गया नॉर्मल। लेकिन अगर क्रमबद्ध सिस्टमैटिक नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा एक टॉपिक वाइज जैसे टेस्ट आपका चालू हुआ है तो ये आपका ये सिस्टमैटिक तरीके से हो गया कि एक एक महाद्वीप के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये तो आपका ये क्रमबद्ध के रूप में आ जाएगा ये, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया त्रिवार्था ने कि पहली बार कि जनसंख्या भूगोल को क्या किया है क्रमबद्ध से रिलेटेड। इन्हीं की पुस्तक आती है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ए ज्योग्राफी ऑफ ए पॉपुलेशन, इनके पुस्तक आती है। तो ये वर्ड पैटर्न पे लिखी गई थी, ये विश्व के पैटर्न पे था, वर्ड पैटर्न पे। और यहां पर इन्होंने क्या किया था कि इसको दो वर्गों में डिवाइड किया था, ये इसी को दो वर्गों में डिवाइड किया। एक का क्या था भूतकाल से रिलेटेड है ना, एक का क्या था भूतकाल से संबंधित था। तो पास्ट की बात करते हैं ये, और एक क्या हो जाता है प्रेजेंट से रिलेटेड होता है, समकालीन। जैसे अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो एक है जो पुराना आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल होता है, जैसे 2001 के डाटा हैं बहुत बढ़िया से अवेलेबल हैं, 2011 के डाटा हैं वो बढ़िया से अवेलेबल हैं, तो यानी पास्ट की बात आएगी। लेकिन जो नवीनतम शोध अगर हम लोग निकाल रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी तुलना कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट कालीन से रिलेटेड बात आती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन आपका जो वर्ड पैटर्न है पास्ट यानी भूतकालीन और समकालीन की जनसंख्या को दर्शाता है। इसी समय इनका देखिए एक और है शोध पत्र भी आता है, एक केस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इससे पहले आपका है एक आता है एक केस स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन। 1924 में अपना ये शोध पत्र ये निकाले थे ये, ठीक है ना। एक केस स्टडी ऑफ ए पॉपुलेशन की बात आती है। तो इस तरह से शुरुआती दौर में देखा जाए तो 1924 में आपका ये आ रहा है। और फिर दूसरा आपका क्या है कि एक पुस्तक आती है ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि वर्ड पैटर्न जिसमें पास्ट और प्रेजेंट की बात किया जाता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि त्रिवार्था यानी इसकी एक नींव यानी शाखा के रूप में इसको डेवलप करते हैं। 1972 में देखिए क्या हो रहा है फिर आगे चल करके कि क्लार्क की एक पुस्तक आती है
पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्वेश्चन आ चुका है 1972 में, क्लार्क। इस पुस्तक में कहा जाता है कि जनसंख्या पर लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी थी, है ना। जनसंख्या पर लिखी गई सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी आती है, तो क्लार्क की आती है 1972। तो ये एक देखिए, दो यहां से तुलना करने में क्या आ रहा है कि ये सब दौर है जहां पर क्या हो रहा है कि यानी ये एक नवीनतम के रूप में हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं सब। क्योंकि 1972 की बात करें तो इस समय देखिए क्या हो रहा है कि 1971-72 की अगर देखें हम तुलना करें तो भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अपने चरमोत्कर्ष पे है। क्वेश्चन आ चुका है इस पे। जनसंख्या वृद्धि क्या हो रहा है, सबसे चरमोत्कर्ष। यानी क्या है कि भारत की ही बात नहीं थी, बल्कि क्या है, विश्व के सभी देशों की बात के बारे में था। ये भारत में ही नहीं बढ़ रही थी, हर देश में क्या हो रहा है, जनसंख्या बहुत तेजी से यानी ग्रोथ कर रहा था वो। और ग्रोथ करने का जो मूल कारण क्या था, चिकित्सा और सेवा में क्या हो रहा, काफी ज्यादा सुधार होना। अभी बता देते हैं, चिकित्सा और सेवा। यानी लोगों का ये हुआ कि अब धीरे धीरे लोगों के पास पूंजी यानी ज्यादा एकत्र हो रही थी। लोग जो है चिकित्सा से वंचित रह जाते थे। वो लोग क्या करते हैं कि चिकित्सा के द्वारा यानी अपने जीवन प्रत्याशा को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर लेते थे। यानी ऐसी ऐसी कैंसर से रिलेटेड हो गई, हार्ट से रिलेटेड हो गई, सर्जरी से रिलेटेड हो गई, माइग्रेन से रिलेटेड, हर चीज में क्या है कि काफी यानी सुधार होता चला गया। तो इससे क्या, मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। ठीक, मृत्यु में काफी तेजी से गिरावट आ रही थी। तो एक तो आपका ये हो रहा है कि वैज्ञानिक पद्धति, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि यहीं पर एक चीज और होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो एक तरफ देखिए विज्ञान है अपना काफी आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है कि खाद्यान्नों की जो आपूर्ति थी, क्योंकि भारत की अगर बात करें, भारत से तुलना करते हुए निकलते हैं हम लोग कि भारत में हरित क्रांति का आगमन हो चुका है। यानी इससे पहले अगर बात करें कि जो खाद्यान्नों की कमी थी, कि लोगों के अंदर एक भावना थी कि ऐसा है कि ज्यादा लोग हैं तो खाएंगे क्या। अब क्या बात आ गई कि अब ज्यादा लोग हैं, खाएंगे क्या, अब ये क्वेश्चन था ही नहीं लोगों के पास। बताया जाता है कि जो खाद्यान्न पहले यानी किसी के यहाँ 2-4 कुंटल यानी उत्पादन होता था, वो क्या होगा 3-4 गुना उसकी यानी उपज बढ़ गई थी। यानी लोगों के पास इतना ज्यादा खाद्यान्न होने लगे कि खाने के अलावा क्या कर रहे थे, निर्यात कर रहे थे। अब लोगों में जब इस तरह की बात आई तो जनसंख्या एक समस्या नहीं रहेगी उनके लिए, है, उनके लिए समस्या नहीं रहेगी। उनको लोग ये लगा कि जितने ज्यादा हाथ पांव होंगे उतनी ही ज्यादा तेजी से क्या होगा, हमारा यानी खेतों में और तेजी से ग्रोथ होगा। ठीक, देखिए दो तरीके से है यहाँ पे कि एक तरफ शहर यानी वैज्ञानिकों में एक ये विचारधारा चल रही है, लेकिन इसी समय क्या हो रहा है कि दूसरी विचारधारा ये आपकी आ जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र की बात आती है कि जिसके जितने ज्यादा घर में जितने ज्यादा हाथ होंगे वहां पर काम करने वालों की संख्या क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, और हरित क्रांति का परिणाम क्या होगा, उनके ऊपर ग्रोथ यानी रेट को बढ़ा देगा ये चीज है। अब फिर बात आती है, अब देखिए क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं आपके कि जनसंख्या जो वृद्धि हुई थी वो किस वजह से हुई थी, तो जाहिर सी बात है चिकित्सा का सुधार था ये। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि बहुत तेजी से जो जनसंख्या का विस्फोट हुआ है वो, है ना, तो वो किसकी वजह से था, ग्रामीण में खाद्यान्नों की कृषि सुरक्षा का यानी सबसे बड़ा कारण था। यानी हरित क्रांति का अगर एक कहें पॉजिटिव निकल रहा है तो दूसरी तरफ क्या है, निगेटिव इंपैक्ट करके निकल के आता क्या है कि जनसंख्या के रेट को यानी जो एक समस्या के रूप में माना जाता था वो अब समस्या नहीं हो गया, बल्कि क्या हो गया कि हमारी समस्या का सॉल्यूशन हो गया था वो। तो इसी वजह से क्वेश्चन भी आपका आया था, टेस्ट पिछला से टेस्ट पेपर था, वहां पे क्वेश्चन में दिया गया था। तो वहां पर उत्तर क्या सही था आपका, ग्रामीण क्षेत्र में या कृषि में क्या होगा, खाद्यान्नों में काफी तेजी से सुधार हुआ था, उसके यानी वृद्धि यानी पैदावार बढ़ी थी, ये सब चीजें।
तो ये चीज यानी आपका याद। तो अब देखिए यहाँ पे जब 1970 के दशक में ये सब चीजें आ रही हैं तो क्या हो रहा है कि भारत के साथ साथ अमेरिका में भी क्या हो रहा है कि इसके अध्ययन की पद्धति की तेजी से यानी लोगों का नजरिया बढ़ रहा था ये, क्योंकि हम लोगों के पास प्रत्यक्षवाद, अपवादवाद या ये कह सकते हैं कि भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, और उसी मात्रात्मक क्रांति का दौर क्या आता है कि आंकड़ों के बारे में हम लोगों को पता चल जाता है ना। आंकड़ों के बारे में पता चल जाता है कि प्राइमरी आंकड़ा क्या होता है और सेकेंडरी आंकड़ा क्या होता है, कैसे इसको एकत्र किया जाता है वो। अब उन्हीं आंकड़ों के द्वारा उसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते थे हम लोग। आंकड़ों का क्या करते थे हम लोग, तुलनात्मक अध्ययन करते थे। अब तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कुछ वहां पर क्या होगा, सांख्यिकी गणितीय विधियों का प्रयोग करते थे हम लोग। किसका प्रयोग करते थे, सांख्यिकी गणितीय विधियों का प्रयोग करते, क्योंकि मात्रात्मक क्रांति की सबसे बड़ी ये देन थी, है ना। मात्रात्मक क्रांति क्या है, सबसे बड़ा यानी एक पॉजिटिव क्या होता है कि आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है यहां से हम लोगों का। और करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ यानी आपका है मीन की बात करते हैं हम लोग, माध्य किसकी बात कर रहे हैं, माध्य की बात कर रहे हैं। मीन मोड मीडियन, ठीक है, मीन मोड मीडियन की बात आती है। माध्य माध्यिका बहुलक की बात आती है। बीएड वर्ड आप लोगों ने किया होगा, सिलेबस में आपके खूब रखे जाते हैं ये सब चीजें, ठीक। माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक। तो इस माध्य माध्यिका बहुलक के द्वारा क्या हो रहा है कि एक वर्ष के आंकड़े हैं वो और दूसरे वर्ष के आंकड़े हैं वो, उनका क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर लेते हैं हम लोग, है ना। मीन के द्वारा हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। मीन के द्वारा क्या कर रहे हैं, एवरेज पता चल जाता है। और फिर इतना ही नहीं, आगे चल करके 1960 के दशक के बाद की बात करें हम लोग, फिर वहां पर क्या हो रहा है कि इसकी एक और रूपरेखा और बढ़ जाती है, वहां पर स्टैंडर्ड डेरिवेशन आ जाता है, मानक विचलन की बात आ जाती है। ये 1962 के आसपास देखिए क्या हो रहा है, कोरिलेशन रिग्रेशन आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, कोरिलेशन रिग्रेशन, मतलब क्या कि आंकड़ों के बीच में सहसंबंध की बात करते हैं हम लोग। इसकी बात कर रहे हैं, सहसंबंध की बात करते हैं हम लोग, कि वहां पर पॉजिटिव यानी धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है कि नेगेटिव पाया जाता है, ठीक। पॉजिटिव पाया जा रहा है कि नेगेटिव, यानी यहां पर क्या हो रहा है, संबंध को दो भागों में, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है आपका नेगेटिव। मतलब क्या है कि जीरो को यानी हम लोग बीच का मान लेते हैं, तो जीरो से एक की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव धनात्मक संबंध, और जीरो से माइनस की तरफ जा रहा है वन तो नेगेटिव यानी नकारात्मक संबंध। बिल्कुल ठीक वही तरह से है कि जैसे हम लोगों की विचारधारा होती है, सकारात्मक विचारधारा कि नकारात्मक विचारधारा। जब हम लोगों में उत्साह होता है तो उत्साह क्या करता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, हर चीज क्या होता है, एक नए नए यानी आयाम खुलते चले जाते हैं। उत्साह जो होता है, सफलता जिसे कहते हैं। लेकिन इसी का उल्टा कर लिया जाए क्या होगा, असफलता। इसी का उल्टा क्या होगा, असफलता। यानी असफलता में क्या करती है, हमारे विचार को क्या है, निगेटिव में ले जाती है वो। या इसी चीज को देखिए क्या करिए, साइंस से जोड़ लीजिए, न्यूटन की थ्योरी से ले लीजिए कि जब सकारात्मक आती है, जब सक्सेस मिलता है तो हमारे माइंड का हर चीज का क्या होगा, प्रसार होगा। यही तो हुआ आपका, हर चीज का क्या होगा, प्रसार यानी ग्रोथ होगा आपका। लेकिन जब असफलता मिलती है तो हम लोगों का क्या होगा, संकुचन होता है। होता है कि नहीं, देखिए ऐसा होता है, हम लोग जो गतिविधियां होती हैं, जब यानी कोई सक्सेस मिलेगा, हम लोग खूब जाएंगे, बाहर जाएंगे, खूब बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, सबको 10 लोगों से मिलेंगे, चेहरा दिखाएंगे, मिठाई उठाई बांटते हैं। लेकिन जब नकारात्मक होते नहीं हो पाता है, चुप मारे क्या होगा, दरवाजा बंद के घर में पड़े रहते हैं, अपने आप को संकुचित कर लेते हैं। तो ये सब क्या, न्यूटन हमेशा आपके साथ जीवन में हमेशा रहते हैं। और वही न्यूटन का कहीं ना कहीं क्या थिंकिंग आपका यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिएगा। तो आपका एक यानी सकारात्मक संबंध और एक क्या होगा, नकारात्मक संबंध। तो ये सब ये मात्रात्मक क्रांति का परिणाम आता है ये।
अब इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किसने कर लिया? क्लार्क ने कर लिया था। इन सब के बारे में क्लार्क ने इकट्ठा कर लिया और इस तरह से उसने पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है एक क्या है प्रथम पुस्तक यानी लिख डाली 1972 में आई है आपकी। ठीक। और यहाँ पे क्या बताते हैं कि जनसंख्या जो वृद्धि है ये क्या है कि चिकित्सा सेवा का भी परिणाम है और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा आपका खाद्यान्नों की आपूर्ति का भी परिणाम होता है, क्योंकि हमारे हिसाब में क्या दोनों ही समस्या थी। एक जो उद्देश्य था कि मृत्यु दर जो बढ़ रही थी, मृत्यु दर की बात करें, क्योंकि इससे पहले अगर बात करें हम लोग कि जो पुस्तक आती है आपका ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, जो सिस्टमैटिक तरीके से तो नहीं है लेकिन क्या है कि आपकी लिखी गई थी, तो वहां पर क्या था कि आपका ये मृत्यु दर का क्या काफी ज्यादा सर्वोच्च था वो। मृत्यु दर क्या हो रहा है कि डेथ रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ साथ क्या था बर्थ रेट भी क्या हो रहा आपका इंक्रीज था। यानी 1000 अगर पॉपुलेशन होती थी तो 1000 पॉपुलेशन में अगर 36 लोगों की वृद्धि हो रही है तो उसी के आसपास 35 लोग क्या है उनकी मृत्यु दर भी हो रही है। तो हाँ बढ़ती है। ठीक। तो इससे देखिए क्या हो रहा है कि डेथ रेट भी ज्यादा थी और बर्थ रेट भी ज्यादा थे, और जब दोनों यानी इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता था कि जो मृत्यु जो वृद्धि दर होती थी, ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं ग्रोथ रेट, वो क्या होता है वो कम होता था, वो ग्रोथ रेट कम होता था। यानी ये वो दौर है जब आपका 1901, 1910, 1920 का यानी ये समय है वो आपका कि वहां पे उपनिवेशवाद अपने चरमोत्कर्ष पे थे और उस उपनिवेशवाद का बस एक चीज था कि अधिक से अधिक यानी कमाना, बस वहां की समस्याओं को दूर नहीं करना, यानी उनका क्या है पूंजी एकत्र करना, बस वहां पे कौन जी रहा है कौन मर रहा है उससे उनसे कोई लेना देना नहीं था, कहां पे भूखमरी है क्या है सब चीजें। तो जब देखिए कोई समस्या आती है तो उस समस्या का परिणाम क्या होगा कि उसकी मांग यानी और बढ़ाएंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। उसका सॉल्यूशन कि पता चला कि कहीं पर प्लेग आया, कहीं पर प्लेग आया, तो प्लेग क्यों आता है? चूहे के ऊपर जो पिच्छू होते थे, और ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा थे तो चूहे होना स्वाभाविक था, तो प्लेग यानी एक आम बीमारी थी, कहीं पर आया और पता चला कि पूरा का पूरा गांव इस प्लेग के महामारी से क्या हो रहा है खत्म हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। इसको कैसे यानी दूर करें? क्यों? क्योंकि जो पूंजीवाद था वो उन्हीं पर देखिए आधारित था। अगर पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया तो काम कौन करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो वो जो सामान यानी चाहे नील की खेती करते थे तो नील की खेती ले जाकर कैसे यानी उसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर क्या था ब्रिटेन को नोटिस देना जरूरी था वो। तो क्या करें कि उनको जीने के लिए इस पर यानी विशेष रिसर्च किया गया और इस तरह से धीरे धीरे क्या लोगों का जनजीवन यानी यहाँ पे चिकित्सा की तरफ यानी बढ़ने लगे सब चीजें। तो चिकित्सा का यानी विकास होना, तो 1940-50 के आसपास देखा जाए तो क्या हो रहा है कि चिकित्सा यानी तेजी से धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। 1950 तक चिकित्सा यानी आ जाती है, पूरे विश्व में आ जाती है कि अब यानी महामारियों को कंट्रोल कर लेना है हम लोगों को, कि इससे अब ये इस तरह का इसको इशू नहीं बनाएंगे ये। तो एक तरह से चिकित्सा सेवा से क्या हो रहा है जनसंख्या में यानी आपकी क्या होता है कि जो डेथ रेट आपकी जो बढ़ रही थी, डेथ रेट को हम लोगों ने क्या कर लिया घटा लिया। लेकिन दूसरी ओर क्या था बर्थ रेट हम लोगों का वैसा का ही वैसा रहा। क्यों वैसा रहा? क्यों? क्योंकि पूंजीवादों के अंदर एक विचारधारा थी अगर ये पढ़ लिख लिए जागरूक हो गए तो ये काम करना छोड़ देंगे, हमारे अगेंस्ट क्या करेंगे आवाज उठाएंगे, लॉजिकल बातचीत करेंगे, हमारे बराबरी में बैठ जाएंगे। क्योंकि ऐसा परिणाम सुभाष चंद्र बोस के साथ आया था और टैगोर के जो भाई थे
रविन्द्रनाथ टैगोर के, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये सब क्या थे, उनके बराबरी का यानी कर लिए थे ICS का जो परीक्षा यानी पास करके। तो इनको एक डर सा लगने लगा कि हमारे बराबर यानी आकर के बैठ रहे हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन वो लगाते चले गए। अच्छा ये कर रहे हो, अंग्रेजी मीडियम को भी पढ़ ले रहे हो तो ठीक है, आपके यानी क्या करते हैं हम लोग, उसको भी बैरियर कर देते हैं। बैरियर कैसे करेंगे, उम्र की सीमा को क्या कर दिए, कम कर दिए। अब पास करिए, अब जाइए विदेश पढ़िए। तो हर तरीके से इन्होंने क्या, एजुकेशन को रोकने का प्रयास किया था ये। और यही एजुकेशन का जब देखिए कम था तो परिणाम क्या था, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं थी, चैतन्यता नहीं थी, तो क्या हो रहा था, जो बर्थ रेट था आपका क्या बढ़ रहा था, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर कहते हैं ना समस्या, और समस्या के बारे में क्या, फिर नई चेतना आना कि अच्छा अब क्या करें कि हर हाल में हम लोगों को क्या करें कि एजुकेशन को बढ़ाना है। BR अम्बेडकर की विचारधारा है ना, वो देखिए अपने चरमोत्कर्ष पे आ रही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, है ना। इस पर यानी विचारधारा आती है कि हर हाल में क्या करिए, अपने जनजीवन को, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करिए। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या इतिहास अपने आप को रिवाइज कर रहा है कि अगर सब तुलना करें तो आज का जो वर्तमान का समय है, प्रेजेंट टाइम का, ये क्या है, उसी का परिणाम है। कहीं ना कहीं इतिहास कहते हैं अपने आप को रिवाइज कर रहा है ये, क्योंकि आज से 100 साल पहले ये बिल्कुल ये इसी तरह से अंग्रेजों ने ये सब चीजें क्या हमारे पर बैरियर लगा रखा था वो, और आज प्रेजेंट टाइम में भी यही हो रहा है कि एजुकेशन को बिल्कुल ठप किया जा रहा है। और नाम किसका, केवल एक बहाना किया जा रहा है, कोविड की वजह से ऐसा हो रहा है ना। हथियार किसके ऊपर चला जा रहा है, कोविड के ऊपर यानी रख के चलाया जा रहा है ये, क्योंकि नेता लोग कभी नहीं चाहेंगे कि एजुकेशन क्या हो आपका, कि बढ़िया से और ग्रोथ करें, लोग जागरूक हों। उसको या तो धर्म के साथ जोड़ दिया जा रहा है, लेकिन उद्देश्य बस एक क्या है, बस वही उद्देश्य है जो 100 साल पहले अंग्रेजों का उद्देश्य था कि अगर ये लोग पढ़ लिख लिए, जागरूक हो गए, हमारे बराबरी आ गए, तो ये लोग काम करना छोड़ देंगे और हमारा जो पूंजीवाद है वो खतरे में पड़ जाएगा। और आज यही नेताओं का जो पूंजीवाद है कहीं ना कहीं इसके साथ है जुड़ जा रहा है ना, कि रोजगार के अवसर यानी जानबूझकर क्या है समाप्त किए जा रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे बेटा, पढ़ो लिखोगे कोई मतलब नहीं, डिग्री लोगे कोई मतलब नहीं, अंततः क्या करना पड़ेगा, वही चाट की दुकान लगाना है, पकौड़े तलना है आपको। तो पढ़ कर लिख कर रहा है वो, और एक बिना पढ़ा लिखा कर रहा है वो, तो कोई अंतर नहीं रहा फिर ये है। बल्कि क्या, जो बिना पढ़ा लिखा लोग रहेगा वो समोसा तलने में क्या आसान होगा, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ग्रेजुएशन करके या PG करके वो तलने को क्या हेजिटेटेड करेगा, अंदर से बहुत गलानी, फ्रस्ट्रेट महसूस करेगा, और उसको लगेगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रही, मेरे जो त्याग है, सपने हैं, कोई मतलब नहीं रह गया। ये सब चीजें, इन सबको क्या है काफी गहराई से सोचिए, तुलना करिए सब चीजें, तो ये सब क्या है कि 100 साल पहले की कहानी ये थी सब चीजें। लेकिन जो भी देखिए लोग इससे हार नहीं मान रहे हैं, संघर्ष करके उसके मैं अंबेडकर की विचारधारा को समझ रहे हैं, वो आज भी तैयारी में लगे हुए हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं है, कुछ ही समय की बात है, फिर क्रांति का दौर आएगा और फिर हमको अवसर मिलेगा, हर हाल में मिलना ही है ये। ठीक, तो क्लार्क की इस तरह से देखिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी आई और पहली पुस्तक लिखी गई, ये आपकी 1972 में लिखी जाती है ये। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि जब तक समस्या नहीं आएगी, मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि जनसंख्या अभिशाप यहीं भी तो हो रहा है। भारत से तुलना करिए तो 1970 का दशक क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा 24.3 ग्रोथ रेट है। प्रेजेंट टाइम में अगर 17.6 है तो उसमें क्या 24 बहुत ज्यादा होता है, 24। नहीं, भारत से तुलना, जैसे तो भारत से तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के बारे में हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से, तो ये भारत की ही बात नहीं थी, विश्व के हर जगह की बात थी ये। तो काफी आगे थे। हाँ, वो सब पहले हो गए थे। तो इसका मतलब आप सही कह रहे हैं।
बिल्कुल, मार्क्स की जो विचारधारा है वो आज कहीं ना कहीं क्या प्रासंगिक है आपका ये। लेकिन जो उसका दोस्त था जो पुस्तक प्रकाशित कराया था वो भी तो एक एंजल मानते थे। एंजल, वो भी तो वो था पूंजीवादी था। वो भी पूंजीवाद थे। इसके बाद देखिए इसको डेवलप करने में जेलेंस्की, इनका भी योगदान आएगा। जेलेंस्की, इनका भी योगदान आता है। और इसी समय का दौर तरीके एक और चलता है भारत में भी। भारत में भी आपको पूछा जाता है कि भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो सबसे पहले पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक शाखा के रूप में डेवलप किया। भारत के वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक ब्रांच के रूप में क्या हो रहा है, डेवलप होता है। तो उत्तर क्या होगा आपका, पंजाब यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है, पंजाब यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार आपका आता है। नहीं, आरसी चांदना की आप लोग पुस्तक पढ़े होंगे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के ही स्कॉलर थे आपके। तो इस तरह से आज भी कहीं ना कहीं क्या है कि जो पॉपुलेशन पर लिखी गई जो पुस्तक है आरसी चांदना की, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा एथेंटिक डाटा हर चीज में क्या है, सबसे बढ़िया आपको मिलती है। नेटवर्क के जो बच्चे तैयारी वारी कर रहे हैं पीजीटी से रिलेटेड, इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा, आरसी चांदना की। ठीक, दो पुस्तकें इनकी है, एक है जनसंख्या भूगोल है और दूसरा आपका है नियोजन से रिलेटेड आपका है। और दोनों के दोनों आपके जो है टॉपिक हैं नेट में आपका दिया हुआ है। तो आरसी चांदना के नियोजन से रिलेटेड वो और जनसंख्या भूगोल से रिलेटेड ये, तो काफी महत्वपूर्ण ये पुस्तक आपके रूप में जानी जाती है। ठीक, तो ये तो देखिए यानी आपकी बात आई कि कैसे कैसे इसका डेवलप की बात आ रही है, स्टोरी के रूप में देखते हैं हम लोग भूगोल। लेकिन जनसंख्या को अध्ययन करने के लिए कुछ इसमें सबसे पहली बात देखिए हम लोग क्या है, प्रजातियों के बारे में जानना जरूरी होता है। जो स्टार्टिंग होती है आपके यहाँ से, फिर से पहले हम लोग प्रजातियों के बारे में जाने हम लोग। काकेसाइड प्रजाति क्या है, मंगोलाइड प्रजाति क्या है, अन्यग्राइड प्रजातियां क्या है ना, इनके बारे में अध्ययन का विषय जरूर होना चाहिए। अब इसी का देखें जो वर्गीकरण की बात करें तो एक विश्व से रिलेटेड आएगा, एक आपका भारत से रिलेटेड है। भारत के कुछ भूगोलवेत्ता है उनका वर्गीकरण आ जाता है और कुछ विश्व के भूगोलवेत्ता है उनके द्वारा ये वर्गीकरण के रूप में देखने को मिलेगा ये। ठीक, तो इस तरह से यानी हम लोगों ने इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जनसंख्या। और यहीं से आपका एक है ग्रिफिथ टेलर, ग्रिफिथ टेलर आते हैं और उनकी सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी आती है जोन एंड स्टेटा थ्योरी आती है। ठीक, सिलेबस में ही आपके रखा हुआ है ये, जोन एंड स्टेटा थ्योरी को पढ़ना है आपको ये। ठीक, तो अब जोन एंड स्टेटा थ्योरी है जो बताते हैं कि मनुष्य का पालना किस महाद्वीप को कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा, अफ्रीका क्षेत्र को कहा गया है। यानी एक जोन यानी बनता है और जोन से क्या होगा, उसका विस्तार होता है ना, स्टेटा यानी विस्तार होता है। और वहीं पर क्या होगा, कुछ संक्रमण क्षेत्र यानी आपको पाए जाते हैं वो। तो जो प्रजातियां पहले विकसित हुई हैं वो पहले यानी सेंटर में थी, पहले वो सब सेंटर में रही होंगी। ठीक, और फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अपने आप को विकसित किए और विकसित करके क्या हो रहा है, उनका प्रसार हो रहा है वो। यानी शुरुआत में क्या होंगे ये एक संकुचन के रूप में रहे होंगे ये। अब बात आए देखिए, अब इसकी तुलना करें तो अब अपना 20 साल पहले का अगर ग्रामीण आंचल देखिएगा वो अपने आप क्लियर हो जाता है कि 20 साल पहले की बात करें तो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र था कुछ ना कुछ इसी तरह से संकुचित था वो। 20 साल 30 साल पहले की बात है वो, है ना। कारण क्या था,
कि खेत में लोग यानी जाना ही नहीं चाहते थे, प्रवास करना ही नहीं चाहते थे। 30 साल अगर पहले की स्टोरी देखिए तो लोग क्या है कि घरों गए, घर और है आपके यानी एक लिमिट क्षेत्र में क्या थे आपके, संकुचित थे आपके। वो कोई कहेगा खेत में जाके घर बना लिए, कहे हैं डाकू देखे जाते हैं रात में सब। 30-40 साल पहले है ना, है डकैती ज्यादा होती थी, वो दौर हुआ करता था। डकैती होना जो था ये क्या था कि अत्याचार का ही दूसरा रूप था, ये शोषण का दूसरा रूप था कि वहां पर शोषण करने वालों की संख्या ज्यादा थी। लोगों का इतना ज्यादा शोषण करते थे कि उनको ये लगता था कि मेरा जीवन बिल्कुल निरर्थक है, मर जाना बेहतर है। वो और जब वो मरने जाते थे अपने आप को सुसाइड, तो कोई ना कोई इनका हाथ थाम लेता था। वो चिंगारी लगी हुई थी, बस घी डालने की बात आती थी, हाथ में बंदूक थमा दिया सीधे, बस कि जो लोग तुमको जीने नहीं दिए आप उनको जीने मत दो। बस डाकुओं को जो हुए थे ये सब क्या था, ये कहीं ना कहीं शोषण का ही परिणाम था। ये कि शोषण इतना ज्यादा हुआ था, चाहे फूलन देवी के साथ ले लीजिए, तो जितने भी थे ये सब क्या है, इनका अगर पृष्ठभूमि देखिए तो पृष्ठभूमि कहते हैं ना, यूं ही ये नहीं बने थे, है ना। ये सब क्या है, हालात के मारे हुए लोग हुआ करते थे। मतलब सर जो जातिवादिता जातिवादिता है, धर्म है, ऊंच नीच है, गरीबी, हाँ ये सब यार क्या है, एक समाज में एक काफी ज्यादा व्यापक हुआ करता था। हाँ, तो उसी में देखिए क्या है कि कुछ लोग हैं बहती गंगा में हाथ भी धो लेते थे, कहते हैं कि ऐसा है डाकू बन जाओ, लूट करके क्या करें, अक्के रात में माला माल बन जाओ। कुछ इस विचारधारा से भी आ गए, तो उन्होंने क्या किया कि जो लोग मजबूरन बने थे उन्हीं के साथ मिल करके इसको क्या है, एक प्रोफेशनल के रूप में बना दिए। और जब भी यानी प्रोफेशनल बना, क्या हुआ, ये समस्या कहीं ना कहीं हमारे लिए ले आया। तो ये 30 साल 40 साल पहले की कहानी देखिए क्या है कि हमारा जो रूरल एरिया हुआ करता था, क्योंकि सबसे आबादी जनसंख्या कहाँ पे, रूरल में रहती थी, तो वो क्या एक संकुचित के रूप में हुआ करते थे। यानी जो विकास है आपका क्या यहाँ पर है, आपका वो एक लिमिट क्षेत्र में था। वो तो किस प्रकार के यहाँ पे आवास पाए जाते थे, आपके आवासों का जो पैटर्न हुआ करता था संकुचित के रूप में हुआ करता था, यानी सघन के रूप में हुआ करता था, काफी ज्यादा वहां पे सघन जनसंख्या का रूप देखने को मिलता था। लेकिन जब धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है कि कहते हैं ना, जब ज्यादा यानी एक जगह पे संकेंद्रण होता है तो वहां पर क्या होगा, समस्याएं भी होगी, आपस में टकराव ज्यादा होते थे, आपस में लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होते थे। तो पता चला कि ये वाला टेंशन ज्यादा है उसकी अपेक्षा जो कभी कभार लूटने की अपेक्षा है। तो इस तरह से लोगों ने क्या किया कि यहां से यानी प्रसारित होने की बात की। मतलब है 40 साल पहले कि जो क्षेत्र यानी वीरान के क्षेत्र में हुआ करते थे, वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने वहां पर अपने आवास बनाना शुरू कर दिए। तो इसी से रिलेटेड जो टेलर महोदय ने अवलोकन किया अपना कि यही चीज क्या होगा, प्राचीन काल में कभी कभी ऐसा हुआ रहा होगा। आज देखे क्या है, यही है कि जो डेवलप लोग हैं, जिनके पास ठीक ठाक अर्निंग है, उनके घर क्या है, रोड पर आ गए हैं, ऐसा हुआ है। और कभी ना कभी क्या है कि उस ग्रामीण क्षेत्र के यानी बिल्कुल सेंटर में रहा करते थे। अगर पुराना आप उठा करके देखिए, अपने दादा दादा से पूछिए तो पता चला कि जो सबसे बाहुबली हुआ करता था घर गांव का, वो बिल्कुल सेंटर बिल्कुल रहता था वो, उनके घर है ना, उसी के चारों तरफ यानी घर बना रहे हैं, सुरक्षित है नहीं, सब चीजें ठीक। आजकल तो रोड पे रहना संपन्नता का प्रतीक हो गया, लेकिन एक समय क्या था कि गांव के सेंटर में रहना यानी संपन्नता का प्रतीक था। मुनीम होते थे, हवलदार, ये सब साहूकार होते थे, सब क्या थे यानी वहीं बीच में क्या होता था, एक इनार लगा रहता था, वहां पर आकर के यानी बैठक बाजी हुआ करते थे।
पंचायत हुआ करता था। ये सब चीजें आम लक्षण देखने, यानी कहते हैं एक छोटा सा मेला का रूप हुआ करता था, वो कोई ना कोई रहता था ये सब। लेकिन मम्फोर्ड की थ्योरी पे ले आइए अब। तो मम्फोर्ड की थ्योरी देखिए क्या बता रहा है कि धीरे धीरे वही क्या हो रहा है कि आज देखा जाए वो टायरोपोलिस और नेक्रोपोलिस के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। गांव पे जाते हैं देखते हैं तो वो दिन देख करके बिल्कुल लगता है कि कैसा क्या हो गया अभी भी अच्छा लगता है कि उनके आवास को देख करके कि जो कभी ना कभी जो मम्फोर्ड की जो थ्योरी है कहते हैं वो बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे थे पहले। यानी एक तरह से गांव का क्या आपका मेगा सिटी के रूप में जिसे कह सकते हैं ना तुलना, कि गगनचुंबी इमारतें हुआ करते थे, आज खंडहर बन गए हैं वो गांव के। भूतिया टाउन के रूप में, भूतिया यानी घर के रूप में कन्वर्ट हो गया। आज कह दिया जी हाँ वहां पे चले जाइए तो कोई जाएगा नहीं। और एक समय क्या था, चूहा सब खेलते हैं, सही बात है। तो देखिए जो आम पीपल था पहले भी अंदर नहीं जा पाता था, तो साहूकार लोगों का डर आज भी नहीं जा पाता है क्योंकि भूतिया के रूप में कन्वर्ट है। कहे ऐसा है कोई अभी गिर ना जाए दीवार, ये कंडीशन हो गई है। ये देखने में बड़ा लगता है कि कैसे कैसे रूप परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो इन्हीं सब विचारों का देखिए प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, टेलर के ऊपर पड़ रहा है। जो टेलर की जो थ्योरी थी एका बैग नहीं आ रही है, ये सब क्या है विचार अपने। कि जब हम लोग इस तरह से सोचते हैं तो हमारे अंदर भी क्या ये सब विचार आते हैं, हाँ सही है सर बिल्कुल सही है कि पहले यानी बिल्कुल गांव इसी तरह से हुआ था, है ना, कि जो बाहुबली था यानी सेंटर में था वो, और उसके किनारे किनारे पूरा ये गांव था। यानी एक तरह से देखें क्या हो रहा है कि ये आपका जो विकास की रूपरेखा देखें तो आज प्रेजेंट टाइम में देखिए क्या हो रहा है कि जो बीच का जो सेंटर वाला था, जिनके पास पैसे यानी अधिक हो गए, वो यानी संपन्न हो गए, तो संपन्न होकर के उन्होंने क्या किया, अपने आवास यानी बाहर की तरफ कर लिए। यही तो हुआ आपका। और आज प्रेजेंट टाइम में देखिए गांव के अगर छोटा सा रूपरेखा देखें कि जिनके यानी रोड पे दुकान मानी जाते, कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया है, संपन्न है। और ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, जिनके यहाँ शिक्षा का अभाव है, जो पुरानी परंपरा में रहना चाहते हैं, वो आज भी वो गांव के बीच में ही बैठे हुए हैं। यही तो है इसका तो मतलब क्या है कि अगर वर्तमान में टेलर की जॉन एंड स्टेटा थ्योरी की अगर प्रासंगिकता की बात करें तो क्या वर्तमान में देखने को नहीं मिल रहा है ये सब। यही तो है कि मतलब क्या है, काकेसाइड जो प्रजाति हुआ करती थी कभी ना कभी क्या है ये बीच में जरूर थी, ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, ये यहां से प्रवासित होकर के बाहर की ओर चली गई है। तो यही कारण क्या हो रहा है कि जो काकेसाइड है ये क्या है आपके उच्च अक्षांशों की तरफ यानी देखने को मिल रही है, तटीय क्षेत्रों में देखने को मिल रही है सब चीजें। यानी महाद्वीपों के सेंटर वाले पार्ट से हट करके क्या है आपके तटीय क्षेत्र की तरफ यानी प्रवासित हो गई है। तो एक जैसे ग्रामीण से हम लोगों ने तुलना किया, तो इसी तरह से विचार क्या टेलर के अंदर सब आए होंगे, सब चीजें नवीन विचार लगा, और वहीं से उन्होंने थ्योरी का नाम दिया जॉन एंड स्टेटा थ्योरी, कटिबंधीय प्रवास सिद्धांत जिसे कहते हैं हम लोग, क्षेत्रीय कटिबंधीय प्रवास सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यहां से देखिए टेलर की जो बात आती है तो ये इस सिद्धांत के आधार पर ऐसे यानी कह रहे प्रजातियों का ऐसे विकास हुआ रहा होगा। एक छोटा सा जैसे हम लोग ग्रामीण आंचल का एग्जाम्पल देखें तो क्या हो रहा है कि इसी तरीके से आपका है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि जो बाहर चले गए, अब बाहर में देखिएगा दो तरह के आपके रहेंगे आपके, एक होगा जो कि बिल्कुल हाई फाई लेवल में गगनचुंबी इमारतों के रूप में, वहीं पर आसपास क्या होगा आपके कुछ छोटे भी होंगे आपके काम चलाऊ वाले आपके। दुकान की बात करें, बड़े बड़े दुकान आपके बाहर की तरफ रोड की तरफ मिलेंगे, छोटे भी मिलेंगे। तो जो बड़े यानी मिले वो काकेसाइड हो गए, और जो छोटे हो गए कि आपके मंगोलाइड हो गए। और जो आज भी यानी ग्रामीण क्षेत्र में क्या है वो पड़े हुए हैं वो निग्रोइड हो गए इस तरह से। मतलब क्या है कि अगर आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए तो ये सब तुलना तक रहने का आपको अवसर मिलेगा आपको।
कहते हैं ना व्यवहार को रटिए ना, भूगोल को रटिए मत, आप जो व्यवहार में देख रहे हैं उसी को उसके साथ तुलना करने का प्रयास करिए, रूपरेखा देखने का प्रयास करिए। इलाहाबाद की बात करें हम लोग, बहुत अच्छा एग्जांपल मिलता है कि इलाहाबाद का जैसे आपका पुराना शहर आपका जो है कीटगंज वाला एरिया ही तो है आपका, ये है कीटगंज है, मुट्ठीगंज वाला एरिया, ठीक, और घंटा घर वाला, ये सब क्या है पुराना यानी इलाहाबाद के रूप में। यानी जनसंख्या पहले क्या थी वहां, वहीं पर आपका संकेंद्रण हुआ करती थी। फिर वहां से प्रवासित होकर के यानी आपका बाहर की तरफ आ रही है सब। और आज देखा जाए क्या है, जो सिविल लाइन इसके बाहर वाला एरिया सब है, ममफोर्डगंज एरिया हो गए, और इससे और बाहर की तरफ बात करें हम लोग, जहाँ पे ग्रीन एब नजर की जो थ्योरी देखने को मिलती है, सिटी गार्डन सिटी कॉन्सेप्ट, तो क्या है शहर से बिल्कुल हट करके दूर मिलेगा आपको ये। वीरान क्षेत्र में पहले आजपुरा सेंटर। यूनिवर्सिटी की बात करें हम लोग तो पहले देखिए आपका हब हुआ करता था यहाँ सेंटर, आज देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी क्या है सब बाहर की तरफ डिसेंट्रलाइज किए जा रहे हैं, और उसका डेवलप देखिए अलग से आपको हॉस्टल बिल्कुल वीआईपी हॉस्टल मिलेंगे, सब रोड बढ़िया अच्छे अच्छे सब चीजें। तो ये सब क्या है जोन एंड इंस्टीट्यूट थ्योरी, चाहे ग्रामीण आंचल की बात करें चाहे शहरी आंचल की बात करें, हर जगह पर आपको क्या है ये आपको व्यवहार के रूप में दिखाई देगा आपका ये, कि आज जो बाहर यानी इस तरह गगनचुंबी इमारतों यानी विकसित के रूप में कभी ना कभी ये डिसेंट्रलाइज यानी हुआ करते थे, यानी कभी कभी ना सेंट्रलाइज यानी संकेंद्रण था इनका, आज ये क्या है विकेंद्रीकरण हो गया है इनका ये। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि जो प्रजातियों का प्रवास से की बात की कि जो डेवलप थी वो महाद्वीपों के बाहरी क्षेत्र में आई है, और जो आज अनडेवलप हैं, ठीक, तो वो कहां पर आपका सेंटर के रूप में है, और इसी में आपका जो मध्य वाला क्षेत्र पाया जाता है वो बीच में कर दिया गया, उनको मंगोलाइड कह दिया गया है, उन्हें क्या कर दिया है मंगोलाइड के रूप में है। तो ये क्या है कि इस तरह से यानी हम लोग तुलना कर सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे डेवलप यानी काफी ज्यादा है, वो यानी एक काकेसाइड से तुलना कर लेते हैं हम लोग, ये हो सकता है कभी ना कभी इनके दुकान है गांव के सेंटर में हुआ करते थे, अब श्योर है बिल्कुल मिलेगा आपको, हाँ बिल्कुल ऐसा है, या जो बाहर चले गए हैं वो अंदर यानी आंतरिक के रूप में उनका संकुचन था वो। और जो आज भी यानी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ना तो सही से कपड़े पहनते हैं, ना तो सही से खाना पीना जानते हैं, ये सब चीजें, ये सब क्या है ये आज भी यानी संकुचन के रूप में। तो इस प्रकार यानी जोन एंड एसिटा थ्योरी आपकी आई थी, और यहां से मंगाली है, यहां से प्रजातियों का यानी वर्गीकरण आ जाता है। ऐसे में एक सिद्धांत आता है कोवियर का सिद्धांत आएगा, किसका आएगा कोवियर का, हैडन की थ्योरी आएगी, है ना, हैडन की थ्योरी आएगा आपका ये, ठीक। तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, सबका अलग अलग अध्ययन करेंगे। कोवियर का वर्गीकरण, तो कोवियर का जो वर्गीकरण आता है किसके आता है, त्वचा के रंग के आधार पर किया गया था ये, क्यों, त्वचा के रंग के आधार पर किया गया था। आज भी कहीं ना कहीं देखिए कोवियर क्या है हमारे मन मस्तिष्क में बने रहते हैं, ये विभेदीकरण का सबसे बड़ा यंत्र माना जाता है ये, कि जिसको यानी प्रकृति यानी एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लोग क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी प्रकृति के क्या है विरोधी हो जा रहे हैं। बहुतों की जो शादी विवाह है इमोशन के साथ खेलना, ये सब क्या है कोवियर हमारे साथ क्या है आज भी कहीं ना कहीं रहेंगे, आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा आप अपने सिद्धांत के क्या है जीवन में हमेशा देखते रहेंगे। किसी की त्वचा का रंग है वो सही नहीं है इसलिए उसकी शादी कट गई, कहीं पर है त्वचा का रंग उसका अच्छा नहीं है इसलिए वो नौकरी से बहिष्कृत कर दिया गया। फिर इसी में एक और आपका आएगा कि नासिका सूचकांक आता है, तो नासिका सूचकांक क्या है नाक से रिलेटेड है, इसमें भी आपके ये भी सब मिलेंगे आपको सब। देखिए क्या है भूगोल एक ऐसा है कि आपको व्यवहारिक मिलेगा, आपके किसी की लंबी नाक वो भी समस्या, कहते हैं चोंच की तरह यानी बिल्कुल कौवा के चोंच की तरह बिल्कुल निकला हुआ है,
और किसी का चिपटा हुआ नाक, वो भी समस्या। तो इस तरह से नासिका सूचकांक, जो कि नाक की लंबाई और नाक की चौड़ाई दोनों के अनुपात का क्या होता है, ये सूचकांक निकाला जाता है। तो नासिका सूचकांक उसके आधार पे भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर सर की लंबाई, हेडन का जो सिद्धांत आएगा, ठीक ना, सर की लंबाई कपाल सूचकांक जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक। तो उसके आधार पर भी इसका हम लोग देखेंगे, सब आएगा, सब चीजें। फिर आजकल बहुत है चला हेयर स्टाइल वाला चला है, यानी सबसे ज्यादा कहा जाता है कि इंसान जितना ज्यादा अपने यानी हेयर स्टाइल पर ध्यान देता है, उतना अगर उसका यानी केवल अपने जीवन पे दे दे, कहां से कहां तो उसका जीवन निकल जाए। हेयर स्टाइल, एक एक लोग हैं दिन भर में कम से कम 4-5 घंटा यानी अपने हेयर पे ही दे देते हैं लोग। अगर किसी लड़की की शादी करते हैं, अगर वो मोटी हो तो प्रॉब्लम है, पतली हो तो भी प्रॉब्लम है। लड़की की शादी करते काली हो तो प्रॉब्लम है। नहीं, देखिए एक चीज है ना, देखिए समझदार के लिए इशारा काफी है। जो प्रकृति ने दिया है, अगर जो उसको नकार रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है वो, ये मान के चलिए। और कहीं ना कहीं देखिए इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर किसी ने किसी का विरोध किया है कभी भी, कि प्रकृति यानी जो दिया है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो उसके यानी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया है, वो पुनर्जन्म उसको लेना पड़ेगा। और फिर क्या होगा, फिर वो उसी तरह से उसी प्रजाति में उसको जन्म मिलेगा और फिर वो आएगा, फिर वो, है ना। तो समझदार लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि यार चमड़ी क्या है, चमड़ी को हटा दीजिए, उसके बाद आपके हमारे में कोई अंतर है ही नहीं। और सही बात है ही नहीं। मरने के बाद क्या है, मृत्यु के बाद सबकी गति वही होनी है, बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं। तो समझदार जो लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो इसका यानी अफसोस नहीं करते हैं। वो कहते हैं नहीं, व्यक्ति का नेचर कैसा होना चाहिए वो ज्यादा मायने है। जो कि आजकल देखे क्या है, भूगोल का एक सबसे बड़ा रूपरेखा बन रहा है, ये व्यवहारिक भूगोल, कल्याण परक भूगोल, आचार परक से रिलेटेड ये है ना, कि उसका उठना बैठना किसका है। नहीं, मतलब क्या है कि जो प्रकृति ने दिया है उसको एक्सेप्ट करिए। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा अपने क्रियाओं को कैसे यानी डेवलप कर ले रहा है, उसके रहन सहन, उसके उठने बैठने, उसके बोली भाषा, इसी से रिलेटेड देखिए आपका क्या है कि इंटर में एक चैप्टर आता है, ट्रू ब्यूटी आता है। पढ़े करिए, जीवन में बहुत आपके जीवन को यानी बदल के रख देगा ये। हाँ, नहीं उनका नहीं, उसके एक एक वर्ड को, लाइन को पढ़िए और समझिए, पूरे झकझोर के रख देगा आपकी चेतना को। ट्रू ब्यूटी यार बिल्कुल सही है कि अगर जीवन को, लाइफ को ऊपर उठाना है, इससे बढ़िया कोई आपका कविता है ही नहीं। ट्रू ब्यूटी कवि यानी जो नष्ट होने वाली नहीं है, ये रंग रूप ये सब क्या है, ये सब नष्ट हो जाएंगे आपके। ये गए आप, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, आपका पूरा त्वचा का रंग बिल्कुल बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। घर में आग लग गई, त्वचा का रंग यानी आपको बिल्कुल यानी बेकार कर देगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जो इंसान के अपने नॉलेज है वो अजर और अमर होता है, उसकी जो सीख होती है उसी को ट्रू ब्यूटी कहा गया है। वो उसके अंदर जो शालीनता है, ये सब चीजें है ना, सहजता, कोमलता, नम्रता, विनम्रता, ये सारी चीजें हैं, ये कभी नाशवान है ही नहीं। चाहे कैसी भी आपदा आ जाए, कैसी, हमेशा यानी सर्वोच्च रहेगा ये सब चीजें क्या है कि आपको ऐसे यानी वर्गीकरण दिखाई देगा। इसी में कुछ बायोलॉजिकल भी मिलेंगे आपको, जो कि अंदर यानी मनुष्य के हार्मोन्स के ऊपर यानी किया वर्गीकरण। फिर बहुत सारे मिलेंगे इस तरह से, उस पर भी आपको मिलेगा ब्लड के ग्रुप के आधार पे, ए ब्लड के रोग, बी ब्लड से रिलेटेड, ये सारी चीजें मिलेंगी। तो कल इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। तो आज केवल इसके डिस्क्रिप्शन ही दिया गया, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे जो उन्होंने